सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइस, जैसा कि आज जो आपका दिल्ली पुलिस AWO TPO का 16 जनवरी के फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम हो गया है दोस्तों, जिसका जो है मैं आपको बिल्कुल 100% एक्यूरेट आंसर के साथ जो है इस वीडियो में बताऊंगा। तो देख लेते हैं कि किस प्रकार की जो है आज आपके 16 जनवरी के फर्स्ट शिफ्ट के एग्ज़ाम में जो है प्रश्न पूछे गए हैं। उससे पहले एक बात और दोस्तों, कि जिन्होंने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दिल्ली पुलिस एग्ज़ाम से रिलेटेड पर्पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उस भी जो है ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि द ब्लाइंड लेडी डिसेंडेंट्स, ये जो पुस्तक है ना, ये किसके द्वारा जो आपका लिखा गया है, जहाँ पे इस प्रकार के आपके चार ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि द ब्लाइंड लेडी डिसेंडेंट्स, ये जो आपका प्रसिद्ध उपन्यास है ना, ये भारतीय लेखक अनीस सलीम के द्वारा जो आपका लिखा गया है। तो ऑप्शन सी अनीस सलीम आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि इस पुस्तक के लिए जो है ना, यानी इस उपन्यास के लिए जो है अनीस सलीम को जो है 2018 में, यानी वर्ष 2018 में जो है ना, ये आपका अंग्रेजी श्रेणी के लिए जो है इन्हें साहित्य अकेडमी पुरस्कार भी जो है ये आपका दिया गया था। और ये जो पुस्तक है ये आपका क्या दर्शाता, अगर ये पूछा जाए तो देखिए ये जो पुस्तक है ना, ये एक आपका दक्षिण भारतीय मुस्लिम परिवार की जो है त्रासदी और उनके जीवन के संघर्षों का जो है एक डार्क ह्यूमर के साथ जो है आपका दर्शाता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहा था कि राज्य में वह कौन है जिसे आपका राष्ट्रपति द्वारा आपका नियुक्त किया जाता है, जो कि आपका राज्य की कार्यपालिका का जो है ना, ये आपका नाम मात्र का जो है एक प्रमुख होता है। जहाँ पे इस प्रकार के चार ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 153 से 162 तक जो है ना, ये आपका राज्यपाल की भूमिका का वर्णन जो आपका किया गया है। और राज्यपाल की जो नियुक्ति है ना, ये आपका भारत के राष्ट्रपति के द्वारा ही जो है इनकी नियुक्ति जो आपका किया जाता है। और जिस प्रकार केंद्र में आपके राष्ट्रपति जो है ना, ये कार्यपालिका के नाम मात्र के प्रमुख होते हैं, उसी प्रकार राज्य में जो है राज्यपाल संवैधानिक या फिर नाम मात्र के जो है ना, ये आपके प्रमुख होते हैं। जबकि वास्तविक जो आपके मतलब की शक्तियां जो होती है, ये आपके मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्री परिषद के पास जो है आपका होता है। यानी आपका राज्य में आपके वो कौन व्यक्ति है जिन्हें आपका राष्ट्रपति के द्वारा आपका नियुक्त किया जाता है। और राज्य की कार्यपालिका का नाम मात्र का जो एक प्रमुख होता है, तो ये आपके गवर्नर यानी राज्यपाल होते हैं। तो ऑप्शन सी राज्यपाल आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा एग्जाम में यहाँ से एक प्रश्न पूछा जाता है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा या फिर एक ही व्यक्ति को जो है ना, दो या दो मतलब कि अधिक राज्यों का जो है राज्यपाल बनाया जा सकता है। ये आपका किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो आपका अनुच्छेद 153 में जो आपका कहा गया है राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में आपका मतलब कि निहित होगी। ये आपका किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो आपका अनुच्छेद 154 में आपका कहा गया है। इसके अलावा अनुच्छेद 161 की बात कर ले तो ये आपका राज्य मतलब कि राज्यपाल को जो है ना, कुछ मामलों में जो है ये क्षमादान की शक्ति जो है आपका प्रदान किया गया है। अनुच्छेद 162 जो है ये आपके राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार जो आपका किया गया है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि गुगा नवमी का जो त्यौहार है ना, ये मुख्य रूप से जो है किस उपलक्ष्य में जो आपका मनाया जाता है। जहाँ पे इस प्रकार के आपके चार ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि गुगा नवमी का जो त्यौहार है ना, ये आपका विशेष रूप से आपके हरियाणा राज्य, पंजाब, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश राज्य में जो है ना, ये आपका मनाया जाता है। और गुगा नवमी मुख्य रूप से जो है ना, ये आपका नाग देवता गोगा जी का मतलब कि यानी जहारवीर के जन्मोत्सव और सम्मान में जो है, इसके अलावा सांपों से सुरक्षा और संतान प्राप्ति व सुख समृद्धि के लिए जो है आपका मनाया जाता है। और इस गुगा नवमी त्यौहार का उद्देश्य क्या है? तो देखिए संतान की लंबी उम्र के लिए आपका मनाया जाता है। इसके अलावा आपका सुख समृद्धि के लिए और सांपों से रक्षा की कामना के लिए जो है ना, इस त्यौहार को जो आपका मनाया जाता है। इसके अलावा एग्जाम में यहाँ से एक प्रश्न पूछा जाता है कि गुगा नवमी का जो त्यौहार है, जो कि आपका हरियाणा राज्य में आपका मनाया जाता है, ये आपका कब मनाया जाता है? ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखिए गुगा नवमी का जो त्यौहार है ना, ये आपके भाद्रपद महीने यानी अगर ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार बात कर ले तो ये आपका अगस्त से सितंबर महीने के जो है ना, कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि को जो है ये आपका गुगा नवमी का त्यौहार जो आपका मनाया जाता है। इसके अलावा बात कर ले कि गुगा नवमी का त्यौहार कौन मनाता है, अगर ये पूछा जाए तो आपका विवाहित महिलाएं, संतान चाहने वाले दंपति और वाल्मीकि समुदाय जो है ना, इस त्यौहार को जो आपके मनाते हैं। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। तो ये किस ऑप्शन में आपका दिया है? तो ऑप्शन सी में आपका दिया गया है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर है कि ओलंपिक में भारत के लिए एथलेटिक्स यानी ट्रैक एंड फील्ड में जो है ना पहला व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जो है ये किसने जीता, ये आपसे पूछा गया था। जहाँ पे इस प्रकार के आपके 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि नीरज चोपड़ा ने जो है ना टोक्यो ओलंपिक 2021 में जो आपका आयोजित हुआ था, इसमें भाला फेंक यानी जैवलिन थ्रो स्पर्धा में जो है ना इन्होंने 87.58 मीटर की भाला फेंक कर जो है ये आपका स्वर्ण पदक जो आपके जीते थे। और ये जो आपका एथलेटिक्स में जो है ना स्वर्ण पदक जीतने वाले जो है पहले भारतीय खिलाड़ी भी जो है आपके बने हैं। हालांकि बहुत सारे बच्चों ने अभिनव बिंद्रा को भी जो वो मार्क कराया है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि अभिनव बिंद्रा जो है ना भारत के लिए पहला व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ी थे। लेकिन ये जो आपका मतलब कि ट्रैक एंड फील्ड में जो है ना यानी एथलेटिक्स के क्षेत्र में आपके नहीं जीते थे, ये आपके निशानेबाजी यानी शूटिंग के क्षेत्र में जो है ना ये आपके जीते थे। तो क्वेश्चन में आपका एथलेटिक्स के बारे में पूछा गया था, इसलिए ऑप्शन सी नीरज चोपड़ा आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा एग्जाम में यहाँ से एक प्रश्न पूछा जाता है कि ओलंपिक में व्यक्तिगत पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे। यहाँ पर सिर्फ आपका पदक के बारे में पूछा जाए तो ये केडी जाधव जो है ना ओलंपिक में व्यक्तिगत पदक जीतने वाले जो है ये आपके स्वतंत्र भारत के जो है आपके पहले एथलीट बने थे। और किस ओलंपिक में केडी जाधव के द्वारा जो आपका मतलब कि पदक जीता गया था, तो देखिए 1952 का जो आपका हेलेंस्की ओलंपिक हुआ था ना, इसमें केडी जाधव ने जो है कुश्ती में जो आपका ब्रॉन्ज मेडल यानी कांस्य पदक जो आपका जीता था। इसके अलावा एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि भारत ने पहली बार जो है ना किस ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों के लिए जो है अपनी एक टीम भेजी थी, यानी किस वर्ष में भेजी थी। तो आपका 1920 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में जो है ना एक टीम जो है आपका भेजा गया था। और टीम इवेंट में अगर पूछा जाए कि भारतीय टीम के द्वारा टीम इवेंट में जो है भारत का पहला स्वर्ण पदक जो है ये किसने जीता था, अगर ये पूछा जाए तो ये मैं आपको बता दूं कि फील्ड हॉकी में जो है ना 1928 में भारत को पहला स्वर्ण पदक जो है आपका मिला था। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। और ओलंपिक खेलों में अगर आपका व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय के बारे में पूछा जाए तो आपका अभिनव बिंद्रा रहते, जो कि आपका 2008 के बीजिंग ओलंपिक में जो है ना ये आपका निशानेबाजी में जो है ये आपके स्वर्ण पदक जो आपके जीते थे। इसके अलावा एग्जाम में यहाँ से एक प्रश्न पूछा जाता है कि ओलंपिक पदक जीतने वाली जो है पहली भारतीय महिला कौन है। तो देखिए पहली भारतीय महिला के बारे में अगर पूछा जाए ना तो आपका कर्णम मल्लेश्वरी है। और कर्णम मल्लेश्वरी ने किस ओलंपिक में आपका मतलब कि पदक जीती थी, तो आपका 2000 में जो आपका सिडनी ओलंपिक हुआ था ना, इसमें आपका वेट लिफ्टिंग यानी भारोत्तोलन में जो है आपका 69 किग्रा वर्ग में जो है ना ये ब्रॉन्ज मेडल यानी कांस्य पदक जो आपका जीती थी। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि चैत्राली उत्सव जो है ना ये मुख्य रूप से कहाँ मनाया जाता है और ये किस महीने में आता है, ये आपसे पूछा गया था। जहाँ पे इस प्रकार के 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि चैत्राली जो उत्सव है ना ये आपका हिमाचल प्रदेश के जो है कुल्लू और मंडी क्षेत्रों में बहुत उत्साह के साथ जो आपका मनाया जाता है। और ये जो त्यौहार है ये आपका हिंदू कैलेंडर के अनुसार जो है ना ये चैत्र मास के पहले दिन यानी जो कि आपका ग्रेगोरियन कैलेंडर में जो है ये आपका मार्च या फिर अप्रैल में जो आपका आता है। यानी जो आपका हिंदू कैलेंडर के अनुसार जो है ना ये चैत्र मास के पहले दिन जो आपका मनाया जाता है। और ये जो आपका बसंत ऋतु के जो है ना आगमन का प्रतीक है। और इस दिन लोग अपने घरों की सफाई करते हैं, दीवारों पर आपका चित्र बनाते हैं और लोक गीतों के माध्यम से जो है ना सुख समृद्धि की कामना भी जो है आपका करते हैं। इसके अलावा एग्जाम में यहाँ से एक प्रीवियस शिफ्ट में आपका एडिक्विटी के द्वारा आपका पूछा गया था कि हिमाचल प्रदेश का कौन सा लोक नृत्य जो है ना गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड 2015 में जो है एक ही स्थान पर एक साथ प्रदर्शन करने वाले जो है प्रतिभागियों की सबसे बड़ी संख्या के लिए जो है ये आपका पहचाना गया है। तो ये मैं आपको बता दूं कि हिमाचल प्रदेश का जो आपका लोक नृत्य है जिसका नाम आपका क्या है, तो ये आपका कुल्लू नाटी है। और कुल्लू नाटी को जो है ना आपका 2015 में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के एक ही स्थान पर एक साथ प्रदर्शन करने वाले प्रतिभागियों की जो है ना सबसे बड़ी संख्या के लिए जो ये आपका पहचाना गया था। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। हिमाचल प्रदेश के अगर अन्य लोक नृत्य की बात कर ले तो देखिए कियांग हो गया, खराइत हो गया, इसके अलावा किन्नौरी हो गया, ये सारे जो लोक नृत्य है ना ये आपके हिमाचल प्रदेश के लोक नृत्य हैं। तो ये किस ऑप्शन में इस प्रकार से आपका दिया गया, तो ऑप्शन बी में आपका दिया गया है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। हालांकि मैं पहले ही आपको स्पष्ट कर दूं कि ऑप्शन इस प्रकार से आपका नहीं दिया गया था, लेकिन मैंने आपको जो यहाँ पर फैक्ट बताया ना इसी फैक्ट से आपका ऑप्शन जो वो दिया गया था। ऑप्शन मैं अपने तरफ से लिया हूँ, ठीक है। मैं पहले ही बता दूं ये सारे क्वेश्चन का ऑप्शन जो है ना कुछ क्वेश्चन का जो ऑप्शन है मैं अपने तरफ से लिया हूँ और कुछ मतलब कि ऑप्शन जो है वो बच्चों द्वारा मुझे मिल पाए थे।
नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि निम्नलिखित में से किस शहर ने जो है ना वर्ष 2025 में उद्घाटन महिला हॉकी इंडिया लीग की मेजबानी जो आपका किया था, ये आपसे पूछा गया था। हालांकि यहाँ से आपका महिला के बारे में नहीं पूछा गया था, सिर्फ आपका हॉकी इंडिया लीग की मेजबानी किसने की थी, किस शहर ने की थी, ये आपसे जो वो पूछा गया था, जहाँ पे इस प्रकार के आपके 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूँ कि वर्ष 2025 में उद्घाटन महिला हॉकी इंडिया लीग की जो मेजबानी है ना, ये आपका रांची झारखंड में जो आपका किया गया है, और इसका जो आयोजन है ये आपका दिसंबर 2025 से जनवरी 2026 तक जो आपका किया गया है। और किस मतलब कि स्टेडियम में किया, अगर ये पूछा जाए तो आपका रांची का जो है मरांग गोमके जयपाल सिंह मुंडा एस्ट्रोटर्फ हॉकी स्टेडियम में जो है ना इसका आयोजन जो आपका किया गया था। इसके अलावा अगर 2024-25 के संस्करण की विजेता के बारे में अगर पूछा जाए तो देखिए 2024-25 के संस्करण की जो विजेता है ना महिला में, ये आपका उड़ीसा वॉरियर्स रही थी, और उप विजेता जो है ये आपका सुरमा हॉकी क्लब जो आपका रहा था। 2025-26 संस्करण वाला अगर आपसे पूछा जाए तो ये 2025-26 का संस्करण का जो विजेता है ना ये आपके एसजी पाइपर्स की टीम जो आपका रहा है, और उप विजेता जो है ये आपके सराची बंगाल टाइगर्स जो आपका रहा है। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है, तो ऑप्शन बी रांची आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है ना ग्लोबल हंगर इंडेक्स का डायमेंशन यानी आयाम या फिर इंडिकेटर यानी संकेतक नहीं है, जहां पे हूबहू जो है कि आपके 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो ये मैं आपको बता दूं कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो है ना ये आपका भूख को मापने के लिए जो है 4 प्रमुख संकेतकों यानी इंडिकेटर का उपयोग जो आपका करता है, और वो 4 प्रमुख संकेतक कौन कौन से हैं। तो देखिए एक आपका जो है मतलब कि न्यूरिशमेंट यानी अल्प पोषण है, जिसमें आपका अपर्याप्त कैलोरी सेवन वाली जनसंख्या का प्रतिशत जो आपका मापा जाता है। सेकंड आपका चाइल्ड वेस्टिंग है यानी बाल दुबलापन है, जो कि 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों जिनका वजन उनकी ऊंचाई के अनुपात में कम है, ये जो आपका मापता है। तीसरा जो आपका संकेतक है ना ये आपका बाल बौनापन यानी चाइल्ड स्टंटिंग है, जो कि 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे जिनकी ऊंचाई उनकी उम्र के अनुपात में जो है ना ये आपका कम है, यानी दीर्घकालिक कुपोषण को जो है आपका मापता है। और चौथा जो आपका संकेतक है ये आपका चाइल्ड मोर्टेलिटी है यानी बाल मृत्यु दर है, जो कि 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की जो है मृत्यु दर यानी आंशिक रूप से घातक पोषण की कमी को जो है ना ये आपका दर्शाता है। ये जो आपका ग्लोबल हंगर इंडेक्स 4 मुख्य संकेतकों को जो है आपका मापता है। और इसमें आपका एक ऑप्शन दिया गया था ना एडल्ट लिटरेसी रेट यानी वयस्क साक्षरता जो है ना ये ग्लोबल हंगर इंडेक्स का आयाम या फिर संकेतक नहीं है, और क्वेश्चन में आपका नहीं पूछा गया था। तो एडल्ट लिटरेसी रेट किस ऑप्शन में आपका दिया गया है, तो ऑप्शन सी में दिया गया है। तो ऑप्शन सी वयस्क साक्षरता आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि भारत के कार्यपालिका के नाममात्र का अध्यक्ष जो है ना ये कौन होती है, आपसे पूछा गया था, जो कि आपका केंद्र में पूछा गया था, जहां पे इस प्रकार के 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 53 के अनुसार जो है ना संघ की कार्यपालिका शक्ति जो है ये आपका राष्ट्रपति में निहित होता है, और राष्ट्रपति भारत के जो है ना ये आपके प्रथम नागरिक और राज्य का संवैधानिक यानी नाम मात्र जो आपके प्रमुख होते हैं। हालांकि मैं आपको बता दूं कि कार्यपालिका अगर आपसे वास्तविक शक्तियां पूछा जाना तो ये कार्यपालिका के जो वास्तविक शक्तियां होती है ये प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्री परिषद के पास होता है। राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग जो है ना मंत्री परिषद की सलाह पर ही जो है आपके करते हैं, लेकिन जो आपका भारत में कार्यपालिका के नाम मात्र के जो अध्यक्ष होते हैं ना ये आपके राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट होते हैं। तो ऑप्शन सी राष्ट्रपति आपका करेक्ट आंसर होगा। एक क्वेश्चन आपका कंप्यूटर में आया था कि एक्सेल में सेल रेंज A1 से A5 तक की संख्याओं के वर्गों के योग की गणना करने के लिए जो है ना सही फॉर्मूला क्या होता है, ये आपसे पूछा गया था, जहां पे इस प्रकार के आपके 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि एक्सेल में सम से क्यू फंक्शन का उपयोग जो है दी गई रेंज के प्रत्येक संख्या का वर्ग करने और फिर उन सभी को जोड़ने के लिए जो है ना ये आपका किया जाता है। और यदि रेंज आपका A:A5 में संख्याएं आपका 2 और 3 अगर आपका दिया गया है तो इसका मतलब कि कैसे सूत्र से आपका निकालेंगे। तो देखिए 2² + 3² यानी 2 का स्क्वायर 4 होता है और 3 का स्क्वायर कितना 9 होता है। तो जब इसे आप जोड़ोगे तो 13, ये जो आपका परिणाम जो आपका देगा, इस प्रकार से आप मतलब कि जो वो निकाल सकते हैं। तो ये किस ऑप्शन में आपका दिया है, तो ऑप्शन बी में आपका दिया गया है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पे था कि न्यूटन का गति का प्रथम नियम जो है मुख्य रूप से आपका किससे संबंधित है, ये आपसे पूछा गया था। जहाँ पे ऑप्शन तो बच्चों द्वारा मुझे नहीं मिल पाया है, लेकिन मैं जो फैक्ट बताऊंगा ना उसी फैक्ट में आपको आंसर जो वो देखने को मिल जाएगा। तो देखिए न्यूटन के प्रथम नियम को ही जो है ना ये आपका लॉ ऑफ इनर्शिया यानी जड़त्व का नियम भी जो है आपका कहा जाता है। और इस नियम के अनुसार जो है ना यदि कोई वस्तु जो है विराम अवस्था में है या फिर आपका एक सीधी रेखा में समान गति से चल रही है तो वह आपका उसी अवस्था में जो है ना ये आपका बनी रहेगी जब तक कि उस पर आपका कोई भी एक्सटर्नल फोर्स यानी बाहरी बल आपका ना लगाया जाए, तब तक आपका वही अवस्था में जो है आपका रहता है। और जड़त्व जो है ना ये किसी वस्तु का वह गुण होता है जिसके कारण वह अपनी विराम या फिर गति की अवस्था में जो है ना परिवर्तन का जो है आपका विरोध करता है। तो ऑप्शन में आपका दिया गया था कि इस नियम के अनुसार यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो ये आपका सीधी रेखा में आपका समान गति से चल रही है तो उस मतलब कि वह जो आपका उसी अवस्था में बना रहेगा। ये आपका एक ऑप्शन में दिया गया था, तो ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर क्वेश्चन आया था कि एक्सेल में किसी कार्य यानी वर्कशीट को इस तरह सहेजने के लिए उसे एक पेज पर आसानी से देखा और साझा किया जा सके यानी बिना किसी बदलाव के जो है ना किस फाइल एक्सटेंशन का उपयोग जो है आपका किया जाता है, ये आपसे पूछा गया था। जहाँ पे इस प्रकार के 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि जब भी आप किसी एक्सेल सीट को जो है ना ये आपका पीडीएफ एक्सटेंशन में सेव या फिर एक्सपोर्ट करते हो ना तो ये जो आपका एक स्थिर दस्तावेज जो ये आपका बन जाता है। और एक्सेल में मैं आपको बता दूं कि पेज सेटअप और फिट टू वन पेज विकल्पों का उपयोग करके जो है ना पूरे डेटा को एक ही पेज पर जो आपका सेट किया जा सकता है। इसके अलावा पीडीएफ फॉर्मेट का लाभ यह है कि इसे किसी भी डिवाइस पर खुलने पर जो है ना इसका लेआउट जो है, लेआउट कहने का मतलब कि पेज पर डेटा को सेट होना जो है ये आपका बदलता नहीं है, जो इसे केवल देखने और प्रिंट करने के लिए जो है ना सबसे उपयुक्त जो है आपका बनाता है। यानी इसमें जो आपका सही उत्तर होगा ये आपका पीडीएफ होगा। और पीडीएफ का एग्जाम में अगर फुल फॉर्म पूछा जाए तो ये आपका पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट होगा। तो ऑप्शन बी पीडीएफ आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर साइंस से आया था कि यदि तत्वों पी क्यू और आर का जो एटॉमिक नंबर यानी परमाणु क्रमांक जो क्रमशः है ना, यानी पी का जो परमाणु क्रमांक है ये आपका 12 है, क्यू का जो परमाणु क्रमांक है ये आपका 14 है और आर का जो एटॉमिक नंबर है ना ये आपका 16 है। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सही दिया गया ये आपसे पूछा गया था। जहाँ पे हूबहू जो ये आपके 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि किसी भी तत्व का जो परमाणु क्रमांक यानी एटॉमिक नंबर को जो है ना ये आपका जेड से दर्शाया जाता है। और परमाणु क्रमांक होता क्या है, तो देखिए उसके नाभिक में मौजूद प्रोटॉन की संख्या के बराबर ही जो है ना ये आपका परमाणु क्रमांक जो आपका होता है। और तत्व पी का जो आपका एटॉमिक नंबर है ये कितना दिया गया था, तो ये आपका 12 दिया गया था। इसलिए इसमें जो आपका प्रोटॉन की संख्या होगा ये आपका 12 ही होगा। तत्व क्यू का जो परमाणु क्रमांक है ये आपका 14 दिया गया था, इसलिए इसमें जो प्रोटॉन होगा ये आपका 14 होगा। यानी पी से आपका कितना अधिक होगा, तो ये आपका 2 अधिक होगा। आर का जो परमाणु क्रमांक है ये आपका 16 दिया गया था, यानी इसमें जो प्रोटॉन की संख्या होगी ये आपका 16 होगा। यानी क्यू से जो है ना ये आपका 2 अधिक होगा। और आपका मतलब पी से कितना अधिक होगा, तो ये आपका 4 अधिक होगा। इसलिए कथन 1 में आपका दिया गया था कि क्यू में प्रोटॉन की संख्या पी से आपका 2 अधिक है। और साथ में आपका मतलब कि बी में दिया गया था ना कि आर में प्रोटॉन की संख्या जो है क्यू से 2 अधिक है। दोनों ही स्टेटमेंट आपके जो वो सही दिए गए थे, इसलिए ऑप्शन डी विकल्प ए और दोनों सत्य हैं। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर इकोनॉमिक्स में आता है कि इकोनॉमिक्स में जो है इकोनॉमिक एजेंट यानी आर्थिक एजेंट से जो है ना ये क्या तात्पर्य होता है ये आपसे पूछा गया था। जहाँ पे इस प्रकार के 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो ये मैं आपको बता दूं कि आर्थिक एजेंट जो है ना ये आपका वह व्यक्ति, परिवार, कंपनी या फिर संस्थान होता है जो अर्थव्यवस्था में यानी इकोनॉमिक्स में जो है ना ये आपका आर्थिक निर्णय जो आपका लेता है। उदाहरण के लिए अगर मैं बात कर लूँ तो देखिए कंज्यूमर्स यानी उपभोक्ता जो है ना ये आपका यह तय करते कि क्या खरीदना है। इसके अलावा उत्पादक यानी प्रोड्यूसर जो है ये आपके ये तय करते हैं कि क्या और कितना उत्पादन जो आपका करना है। गवर्नमेंट यानी सरकार की बात कर ले जो कि आपका टैक्स और सार्वजनिक व्यय जैसे निर्णय जो है ना ये आपके लेते हैं। और संक्षेप में कोई भी इकाई जो है संसाधनों के आवंटन या फिर उपयोग से संबंधित जो है आपका चुनाव करती है, जो कि आपका एक आर्थिक एजेंट जो है आपका कहलाती है। तो इसमें आपका कौन सा ऑप्शन जो आपका मतलब कि जो आपका सही दिया गया है, तो एक ऑप्शन में आपका दिया गया था कि कोई भी व्यक्ति या संस्था जो आर्थिक निर्णय लेती है ना उसे जो आपका आर्थिक एजेंट जो आपका कहा जाता है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर साइंस से आया था कि जब जिंक जस्ता को जो है ना तनु सल्फ्यूरिक अम्ल में आपका डाला जाता है तो मुख्य जो प्रोडक्ट्स यानी उत्पाद जो है क्या बनते हैं आपसे पूछा गया था। जहाँ पे इस प्रकार के आपके 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे।
तो देखिए मैं आपको बता दूं कि जब जिंक यानी जस्ता को जो है ना ये आपका तनु सल्फ्यूरिक एसिड यानी एक्वस सल्फ्यूरिक अम्ल में आपका डाला जाता है तो आपका जो प्रोडक्ट बनता है ना, एक तो आपका जिंक सल्फेट जिसका सूत्र आपका ZnSO4 होता है, और दूसरा जो है ना ये आपका हाइड्रोजन गैस जो आपका बनता है जो कि बुलबुले के रूप में जो है आपका निकल जाता है। और पूछा जाता है एग्जाम में कि जब जिंक और तनु सल्फ्यूरिक मतलब कि अम्ल को अभिक्रिया कराया जाता है तो कौन सी अभिक्रिया होती है, ये आपसे पूछा जाता है। तो ये जो आपका एक विस्थापन अभिक्रिया है, तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा, जिसमें आपका प्रोडक्ट जो है आपका जिंक सल्फेट बनता है और ये जो आपका एक घुलनशील लवण है जो कि आपका विलयन में जो आपका रहता है। इसके अलावा हाइड्रोजन गैस जो है ये आपका बुलबुले के रूप में अभिक्रिया से जो है ना ये आपका बाहर भी जो आपका निकल जाता है। इसलिए एग्जाम में यहाँ से एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है ना कि जब जिंक को तनु सल्फ्यूरिक अम्ल में आपका डाला जाता है तो कौन सा गैस जो आपका बाहर निकल जाता है, ये आपसे पूछा जाता है। तो आपका हाइड्रोजन गैस जो है ना ये आपका बाहर जो आपका निकल जाता है। तो इसमें आपका कौन सा ऑप्शन जो वो आपका दिया गया, जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस, तो ये आपका ऑप्शन बी में जो आपका दिया गया है, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहा था कि भारत संघ बनाम M.E. रेड्डी 1979 मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने किस महत्वपूर्ण सिद्धांत को जो है ना ये प्रतिपादित किया था, ये आपसे पूछा गया था, जहां पे इस प्रकार के 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि भारत संघ बनाम M.E. रेड्डी 1979 मामले में जो है ना सर्वोच्च न्यायालय ने जो है जनहित में अनिवार्य सेवानिवृत्ति के जो है महत्वपूर्ण सिद्धांत को जो आपका जो प्रतिपादित है ये आपका स्थापित किया था। और इस मामले ने आपका यह स्थापित किया था ना कि जनहित में की गई अनिवार्य सेवानिवृत्ति को जो है कर्मचारी के लिए दंड या फिर कलंक जो है ये आपका नहीं माना जाएगा। और ऐसा सेवानिवृत्ति के आदेश पर जो है संविधान के अनुच्छेद 311 के क्लोज 2 के तहत जो है ना प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों या फिर सुनवाई के अवसर को जो है लागू करना जो है आपका आवश्यक नहीं है, जब तक ये आपका सिद्ध न हो जाए कि आदेश मनमाना, इसके अलावा दुर्भावनापूर्ण या शक्ति का दुरुपयोग करके जो है आपका पारित किया गया था। और इस सिद्धांत का जो उद्देश्य है ना ये सरकारी तंत्र की जो है दक्षता और प्रभावशीलता बनाए रखना, ताकि अनुपयोगी तत्वों को जो है आपका हटाया जा सके और उच्च मानकों को जो है ना ये आपका बनाया रखा जा सके। इसके अलावा न्यायालय ने आपका ये भी स्पष्ट किया था कि सरकारी कर्मचारियों को जो है सार्वजनिक सेवा में बने रहने का अधिकार मतलब कि पूर्ण नहीं है, बल्कि संबंधित नियमों के अनुसार जो है ना ये नियम सरकार को जनहित में कार्रवाई करने का जो है ये आपका अधिकार जो आपका देता है। यानी इसमें आपका जो सही मतलब कि आपका भारत संघ बनाम M.A. रेड्डी मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने किस महत्वपूर्ण सिद्धांत को आपका प्रतिपादित किया था, तो आपका अनिवार्य सेवानिवृत्ति सार्वजनिक हित में दंड नहीं है, बल्कि प्रशासन की दक्षता के लिए एक सुरक्षा वाल्व है। ये जो आपका मतलब कि दिया गया था, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। एक मैथ से क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि इक्विलैटरल ट्रायंगल यानी एक समबाहु त्रिभुज के जो है ना इन सेंटर यानी अंतः केंद्र और सेंट्रॉइड यानी केंद्र के बीच की दूरी जो है ना ये कितना होता है, जहाँ पे ऑप्शन में आपका पॉजिटिव, निगेटिव, शून्य, इस प्रकार से ऑप्शन जो आपके दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि एक इक्विलैटरल ट्रायंगल की आपका ये विशेषता होता है ना कि इसके सभी जो महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं, जैसे कि आपका सेंट्रॉइड हो गया यानी केंद्रक हो गया, इन सेंटर यानी अंतः केंद्र हो गया, सरकम सेंटर यानी परिकेंद्र हो गया, और आपका जो है ऑर्थो सेंटर यानी लंब केंद्र हो गया ना, ये सारे ही जो है एक ही बिंदु पर जो है आपके होते हैं। चूंकि ये सभी एक ही स्थान पर स्थिर होते हैं, इसलिए इनके बीच की जो दूरी होती है ना ये आपका 0 यानी शून्य होता है। और यह केवल समबाहु त्रिभुज के मामले में जो है ना ये आपका सत्य है, क्योंकि इसकी सभी भुजाएं और कोण जो होता है ना ये आपका बराबर होता है। इसलिए क्वेश्चन में आपका पूछा गया था कि इक्विलैटरल ट्रायंगल में आपका इन सेंटर और सेंट्रॉइड के बीच की दूरी कितनी होती है, तो ये आपका 0 यानी शून्य होता है। तो ऑप्शन सी शून्य आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है कि ट्रिग्नोमेट्री में जो है ना साइन का आपका जो रेसिप्रोकल है यानी व्युत्क्रमानुपाती जो है आपका क्या होता है, ये आपसे पूछा गया था, जहां पे इस प्रकार के 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि त्रिकोणमिति यानी ट्रिग्नोमेट्री में जो है ना साइन थीटा का जो आपका व्युत्क्रमानुपाती यानी आपका रेसिप्रोकल उल्टा जो होता है ना ये आपका कॉसेक थीटा होता है। यानी इसका अर्थ क्या हो गया, साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, तो 1/कॉसेक थीटा जो है ना ये आपका इसका रेसिप्रोकल होता है। तो कॉसेक थीटा किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन सी में आपका दिया गया है, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। और साइन थीटा का फॉर्मूला एग्जाम में अगर पूछा जाए तो देखिए साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, तो P/H होता है यानी परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस होता है। कॉसेक थीटा का जो फॉर्मूला ये आपका हाइपोटेनियस H/P होता है यानी हाइपोटेनियस बाई परपेंडिकुलर होता है, इसलिए इसका रेसिप्रोकल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था
कॉस माइनस 540 डिग्री का जो है ना वैल्यू आपसे पूछा गया था कि क्या होगा, जहाँ पे इस प्रकार के 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि इसे हल करने के लिए जो है ना ट्रिग्नोमेट्री में इस नियम का उपयोग किया जाता है। जैसे कि आपको पता है कि कॉस माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, तो ये आपका कॉस थीटा होता है और कॉस माइनस 540 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, तो आपका कॉस 540 डिग्री ही होगा, क्योंकि मैंने आपको अभी बताया कि कॉस माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा होता है। तो बड़े कोने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो n इंटू 360 डिग्री जो है ना ये आपका घटाते हैं, जहाँ पर 540 डिग्री का आपका वैल्यू निकालना था, तो ये आपका क्या होगा 360 डिग्री प्लस 180 डिग्री हो जाएगा, यानी आपका कॉस 540 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो ये आपका कॉस 180 डिग्री जो ये आपका हो जाएगा। और त्रिकोणमिति मतलब कि ट्रिग्नोमेट्री के अकॉर्डिंग जो है ना कॉस 180 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, तो ये आपका -1 होता है, इसलिए कॉस माइनस 540 डिग्री का भी जो मान होगा ना ये आपका -1 होगा, क्योंकि आपका कॉस 540 डिग्री इक्वल टू क्या है, तो कॉस 180 डिग्री के बराबर होता है, इसलिए -1 किस ऑप्शन में आपका दिया गया है, तो ऑप्शन सी में जो आपका दिया गया है, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि साइन 30 डिग्री का मान निम्नलिखित में से किसके बराबर होता है। तो देखिए ट्रिग्नोमेट्री में मैं आपको बता दूं कि साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, तो ये आपका 1/2 होता है, और इसी प्रकार कॉस 60 डिग्री का जब वैल्यू देखोगे ना तो ये आपका 1/2 ही होता है, यानी आपका साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, तो कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, ये जो आपका साइन थीटा होता है, तो साइन 30 डिग्री इक्वल टू क्या होगा, तो कॉस 90 डिग्री माइनस 30 डिग्री, यानी कॉस 60 डिग्री होगा, इसलिए कॉस 60 डिग्री का जो मान होगा ना ये आपका 1/2 ही होगा। तो ये किस मतलब कि किसके बराबर होता है साइन 30 डिग्री का मान, तो ये आपका कॉस 60 डिग्री के बराबर होता है, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इस क्वेश्चन में मैं आपको पहले ही बता दूं कि थोड़ा आपका वैल्यू का जो डेटा है ना वो चेंज हो सकता है, लेकिन इसी न्यूमेरिकल पर जो है आपका एक प्रश्न जो आपसे पूछा गया था, जैसे कि मैं अपने तरफ से थोड़ा वैल्यू जो है वो ले लिया हूं, जैसे कि 1000 kg की वस्तु जो कि प्रारंभ में स्थिर है, यानी आपका जो इनिशियल वेलोसिटी है ना ये आपका u इक्वल टू आपका 0 है और 5 सेकंड में 20 मीटर पर सेकंड का वेग प्राप्त कर लेती है, तो इस वस्तु पर लगने वाला जो फोर्स यानी बल जो होगा ना ये कितना होगा, ये आपसे पूछा गया था, जहाँ पे इस प्रकार के आपके 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए क्वेश्चन में आपका क्या क्या गिवन है, तो देखिए मास यानी द्रव्यमान आपका दिया गया है 1000 kg, प्रारंभिक वेग यानी इनिशियल वेलोसिटी जो है ये आपका 0 मीटर पर सेकंड आपका दिया गया है, अंतिम वेग यानी फाइनल वेलोसिटी जो है ना ये आपका 20 मीटर पर सेकंड आपका दिया गया है, टाइम आपका कितना, तो 5 सेकंड जो आपका दिया गया है। तो देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, तो इस मतलब कि ये चारों आपका गिवन दिया गया, तो इसे हम लोग एक्सेलरेशन जो वो ज्ञात कर लेंगे। तो एक्सेलरेशन कैसे ज्ञात किया जाता है, तो गति का पहला समीकरण के अनुसार जो हम लोग एक्सेलरेशन जो वो निकाल लेंगे, तो गति का पहला समीकरण क्या होता है, तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है, और यहाँ से हम लोग एक्सेलरेशन निकालना है, तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या निकल कर आएगा, तो a इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी, ये हमारा फॉर्मूला जो वो निकल कर आएगा। तो सिंपल साइज वैल्यू पे पुट कर देंगे, तो आपका v जो है 20 दिया गया, यानी फाइनल वेलोसिटी 20, इनिशियल आपका 0 और t आपका 5 सेकंड जो आपका दिया गया है, तो 20/5 आपका कितना होगा, तो ये आपका 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो है ये आपका एक्सेलरेशन जो आपका निकल कर आ जाएगा। और न्यूटन का गति का दूसरा नियम आपका क्या होता है, तो F इक्वल टू ma होता है, ये आपका मैथमेटिकल टर्म है, सूत्र है न्यूटन का दूसरा गति का नियम का। तो F आपका निकालना है, तो मास आपका कितना दिया गया था, तो आपका 1000 kg आपका दिया गया था। एक्सेलरेशन अभी हमने निकाला, तो ये आपका 1000 में जब 4 आप मल्टीप्लाई करोगे ना तो आपका फोर्स जो है ये आपका 4000 न्यूटन जो आपका निकल कर आ जाएगा, और फोर्स ही आपसे पूछा गया था क्वेश्चन में, तो ऑप्शन बी 4000 न्यूटन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि 1 kg द्रव्यमान वाली गाड़ी 6 मीटर पर सेकंड की गति से आपका चल रही है, यदि सामने से 3 न्यूटन का घर्षण बल यानी फ्रिक्शन फोर्स आपका लगाया जाए ना तो रुकने से पहले गाड़ी कितनी दूरी तय करेगी, आपसे पूछा गया था, जहाँ पे इस प्रकार के आपके 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए आपका क्वेश्चन में गिवन क्या गया है, तो देखिए मास आपका गिवन है 1 kg, प्रारंभिक वेग यानी इनिशियल वेलोसिटी आपका 6 मीटर पर सेकेंड आपका दिया गया था, अंतिम वेग यानी फाइनल वेलोसिटी जो आपका 0 मीटर पर सेकेंड होगा। और 0 मीटर पर सेकेंड क्यों होगा, क्योंकि गाड़ी जो आपका रुक जाती है, इसलिए फाइनल वेलोसिटी जो आपका होगा 0 होगा। बल आपका -3 न्यूटन होगा, और निगेटिव क्यों होगा बल आपका, क्योंकि ये जो आपका घर्षण बल है ना जो कि आपका गति का जो आपका विरोध कर रहा है यानी फ्रिक्शनल फोर्स है, इसलिए आपका बल जो होगा ये आपका -3 न्यूटन होगा। तो यहाँ से हम लोग एक्सेलरेशन जो वो निकाल लेंगे। तो एक्सेलरेशन कैसे निकाला जाता है, तो न्यूटन का दूसरा नियम मैंने अभी आपको बताया, तो F इक्वल टू ma होता है, जहाँ पर F आपका कितना दिया, तो -3 न्यूटन आपका दिया गया है। मास आपका 1 kg इंटू a कर लोगे, तो जब आपसे एक्सेलरेशन आपका यहाँ निकल कर कितना आएगा, तो ये आपका -3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जो है ना ये आपका एक्सेलरेशन
एक्सेलरेशन जो आपका निकल कर आ जाएगा। अब हम लोग को यहाँ से हम लोग मास पता चल गया, ये चारों पता चल गया, एक्सेलरेशन भी पता चल गया। तो हम लोग अब क्या करेंगे ना कि यहाँ पे डिस्टेंस यानी दूरी जो वो ज्ञात करेंगे। और दूरी कैसे ज्ञात करेंगे, तो ये आपका गति का तीसरा समीकरण क्या होता है, तो ये आपका v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as होता है। तो इस वैल्यू पे पुट करके जो है ना हम लोग जो है दूरी यानी डिस्टेंस जो वो ज्ञात कर लेंगे। तो यहाँ पर हम लोग वैल्यू सिंपल सा पुट कर देंगे। तो जब आप वैल्यू पुट करोगे तो हमारा जो मतलब कि दूरी निकल कर आएगा ना, ये 6 मीटर जो आपका निकल कर आएगा। तो 6 मीटर किस ऑप्शन में आपका दिया गया, तो ऑप्शन बी में जो आपका दिया गया है, तो ऑप्शन बी 6 मीटर आपका करेक्ट आंसर होगा। एक क्वेश्चन आपका मिशन वात्सल्य योजना से पूछा गया था। तो देखिए इसके एग्जैक्ट क्वेश्चन तो मुझे पता नहीं चल पाया है, लेकिन मैं आपको इसके बारे में बता देता हूं। तो देखिए जो मिशन वात्सल्य जो है ना, ये भारत सरकार की एक केंद्र प्रायोजित योजना है। और इस योजना का जो उद्देश्य है ना, ये बच्चों के लिए एक सुरक्षित और स्वस्थ बचपन जो है आपका सुनिश्चित करना है, जो कि बाल संरक्षण और देखभाल प्रणालियों को जो है ना ये आपका मजबूत करने, विशेषकर कठिन परिस्थितियों में बच्चे जैसे कि आपके अनाथ और मतलब कि दुर्व्यवहार के जो शिकार हुए हैं ना, उनके परिवार आधारित देखभाल जो है आपका प्रदान करने, और कोई भी बच्चे पीछे न छूटे, इस सिद्धांत पर जो है ना ये आपका मिशन वात्सल्य योजना जो है ये आपका केंद्रित है। और इसके तहत जो है ये आपका वित्तीय सहायता और सेवाओं के लिए जो है विभिन्न प्रावधान है, जैसे कि आपका चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 और किशोर न्याय अधिनियम 2015, इसके अलावा पॉस्को अधिनियम 12 के तहत जो है ना ये आपका कार्य जो आपका करता है। इसके अलावा बात कर ले कि मिशन वात्सल्य योजना का क्रियान्वयन ये किसके द्वारा किया जाता है, यानी किस मंत्रालय के द्वारा आपका कार्यान्वित की जाती है। तो देखिए ये एक जो आपका केंद्र प्रायोजित योजना है, और ये जो आपका महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा जो है ना ये आपका कार्यान्वित जो आपका किया जाता है। इसके अलावा किशोर न्याय यानी बच्चों की देखभाल और संरक्षण अधिनियम 2015 और पॉस्को अधिनियम 2012 इसके कार्यान्वयन का जो ये आपका आधार है। इसके अलावा बात कर लीजिए मिशन वात्सल्य योजना की शुरुआत कब किया गया था, तो ये आपका 1 अप्रैल 2022 से जो है ना इसके मानदंड जो आपके लागू हुए थे। तो इनमें से आपका जो भी पूछा गया होगा मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि थर्मोडायनेमिक्स में जो है यानी ऊष्मा गतिकी में जो है ऊष्मा का SI मात्रक जो आपसे पूछा गया था। तो देखिए थर्मोडायनेमिक्स में जो है आपका टेम्परेचर यानी तापमान का जो ऐसा यूनिट होता है ये आपका केल्विन होता है। थर्मोडायनेमिक्स में आपका हीट या फिर एनर्जी का जो मतलब ऐसा यूनिट है ना ये आपका जूल होता है। हीट कैपेसिटी यानी ऊष्माधारिता का जो मतलब कि ऐसा यूनिट है ना ये जूल प्रति केल्विन होता है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी यानी विशिष्ट ऊष्माधारिता का जो ऐसा यूनिट है ना ये आपका जूल प्रति किलोग्राम प्रति केल्विन होता है। तो शायद क्वेश्चन में आपका ऊष्मा का पूछा गया था, तो ऑप्शन बी जूल आपका करेक्ट आंसर होगा। तापमान का पूछा जाए तो ये आपका केल्विन होता है, तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। हीट कैपेसिटी का अगर पूछा गया होगा तो जूल प्रति केल्विन होता है। एक फिर आपका न्यूमेरिकल पूछा गया था कि यदि प्रकाश की चाल 1500 मीटर पर सेकेंड और आपका फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति जो है ये आपका 500 हर्ट्ज है, तो तरंग दैर्घ्य यानी वेवलेंथ होगा नहीं आपका क्या होगा, ये आपसे पूछा गया था। जहाँ पे इस प्रकार के आपके 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि तरंग दैर्घ्य, चाल और आवृत्ति के बीच आपका संबंध रिलेशन क्या होता है, यानी इसका मतलब कि सूत्र क्या होता है। तो देखिए इसका जो सूत्र होता है ना ये आपका v = f × लैम्डा होता है। और इसी पे आपका एक सूत्र पे आपका मतलब पूछा भी गया था कि इसका सूत्र रिलेशन का सूत्र क्या होता है, तो ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। और इस न्यूमेरिकल की अगर मैं बात कर लूँ तो ये आपका सूत्र से जो आपका न्यूमेरिकल जो आपका निकाला जाएगा, जहाँ पर आपको लैम्डा यानी वेवलेंथ जो आपका निकालना है, तो लैम्डा = आपका क्या हो जाएगा, तो आपका v/f हो जाएगा। जहाँ पर आपका v कितना दिया गया है यानी चाल आपका कितना, तो 1500 मीटर पर सेकेंड आपका दिया गया है। आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी जो है ये आपका 500 हर्ट्ज जो आपका दिया गया है, तो लैम्डा = क्या हो जाएगा, तो 1500/500 जो आपका आएगा। तो 2 0 से 2 0 आपका कट गया, 5 × 15 यानी आपका वेवलेंथ का जो वैल्यू निकल कर आएगा ना ये आपका जो आपका 3 मीटर जो आपका निकल कर आएगा। और यही आपसे पूछा गया था, तो ऑप्शन सी 3 मीटर आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बात है कि साधारण नमक यानी नमक के आयोडीनीकरण में आयोडीन के स्रोत के रूप में जो है ना आमतौर पर कौन सा यौगिक आपका मिलाया जाता है, ये आपसे पूछा गया था। जहाँ पे इस प्रकार के 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि साधारण नमक में आयोडीन के स्रोत के रूप में आमतौर पर जो है ना एक तो आपका पोटेशियम आयोडाइड जिसका सूत्र आपका Ki होता है, और साथ में जो है आपका पोटेशियम आयोडेट जिसका सूत्र आपका KiO3 जो है ये आपका मतलब कि यौगिक के रूप में जो है ना ये आपका मिलाया जाता है। तो यही आपसे पूछा गया था। तो ऑप्शन डी विकल्प ए और सी दोनों यानी पोटेशियम आयोडाइड और पोटेशियम आयोडेट जो है ना ये आपका मिलाया जाता है। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा।
इसके अलावा कंप्यूटर के कुछ अन्य प्रश्न जो कि अधूरे रूप से मुझे मिल पाए थे, जैसे कि कंप्यूटर में बाएं से एक लेटर डिलीट करने के लिए जो है किस की का प्रयोग किया जाता है, इस प्रकार का आपका एक क्वेश्चन देखने को मिला था। तो इसका आंसर जो आप कमेंट करके जरूर जवाब दीजिएगा। वेब ब्राउजर का क्या कार्य होता है, ये आपसे पूछा गया था, इसके ऑप्शन किस प्रकार से थे, ये आप कमेंट करके जरूर जवाब दीजिएगा। SMTP का यूज किसके लिए किया जाता है, ये आपसे पूछा गया था। STTP एंड STTPS के जगह पर FTP का यूज क्यों किया जाता है, ये आपसे जो वो पूछा गया था। यानी कंप्यूटर में थोड़ा आपका थ्योरेटिकल टाइप का क्वेश्चन जो है वो पूछा गया था। और मैथ्स के क्वेश्चन अगर मैं कुछ और भी बात कर लूं तो देखिए, एक चतुर्भुज के निर्देशांक आपका दे रखे थे जिसके बीच की दूरी सभी भुजाओं की समान आ रही थी। तो पूछा था कि ये आपका आयत है, समचतुर्भुज है या फिर वर्ग, ऑप्शन में आपका नहीं दिया गया था शायद। तो ये इस प्रकार का क्वेश्चन जो वो देखने को मिला था। इसके अलावा त्रिभुज के निर्देशांक आपका दिए गए थे इस प्रकार से। तो इसका केंद्र पूछा गया था कि केंद्र क्या होगा, तो इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। साथ में आप टाइम स्टैम्प के साथ सॉल्यूशन के साथ आप दीजिएगा। एक क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि 88 मीटर तार से एक वृत्त आपका बनाया जाता है, उसी तार से आपका वर्ग बनाया जाता है। तो वर्ग और वृत्त के एरिया में जो है ना, ये कितना अंतर है, ये आपसे पूछा गया था। तो आप कमेंट करके जवाब दीजिएगा कि वर्ग और वृत्त के एरिया में जो है ना, ये आपका कितना अंतर निकल कर आएगा। तो देखिए, इतने क्वेश्चन जो है आज मुझे बच्चों के द्वारा मिले जो कि आपके 100% रियल और ऑथेंटिक हैं। तो इसी प्रकार एसएससी के किसी भी एग्जाम का रियल एनालिसिस पाने के लिए जो है ना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और जब भी आपका एग्जाम होता है ना, तो आप इसी प्रकार से टेलीग्राम पर क्वेश्चन भेजने के लिए जो है, टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, आप वहाँ से ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।